विदेशी आक्रांता थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, जो भारत में यूनानियों के बाद आने वाली दूसरी विदेशी शाखा है वो मानी जाती है। तो हम थोड़ा सा इस पॉइंट को समझते हैं कि देखिए शक कौन थे। चूंकि हम पढ़ रहे हैं बाह्य आक्रमण यानी विदेशी आक्रमण और आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण यानी उसमें विलीन हो जाना, उसमें खो जाना, उसी के अंदर मिल जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर यूनानी आए, यूनानियों को हमने समझा और यूनानी भी जो है सिकंदर के बाद अन्य कई यूनानी शासक आए और लास्ट में हम मेनांडर और मेनांडर के बाद उसके उत्तराधिकारियों को हम समझते हैं। तो किस प्रकार से यूनानी शाखा भारत में आई और अंत में यहीं पर आकर बस गई, यहीं पर आकर विलीन हो गई और उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात कर लिया। अब हम दूसरी विदेशी शाखा को समझ रहे हैं कि दूसरी विदेशी शाखा थी शक, जो कि मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, उनका मूल स्थान है वो मध्य एशिया था और मध्य एशिया से ये भारत की तरफ आए थे। तो क्या परिस्थितियां रही कि उन्होंने भारत की तरफ रुख किया या भारत की तरफ उन्होंने जो है अपना जो है ध्यान है वो लगाया। तो देखिए हम पॉइंट्स को समझते हैं कि यूनानियों के बाद ये दूसरे विदेशी आक्रमणकारी माने जाते हैं। अब चूंकि ये भारत की तरफ आए थे या भारत की तरफ रुख किया था, उसके पीछे जो है बिंदु आता है हमारा कि मध्य एशिया के निवासी थे, लेकिन चीन की जो प्रमुख जाति थी यूची जाति। ये आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आता है 1 नंबर का बोर्ड के अंदर कि शकों को खदेड़ने वाली या मध्य एशिया से भगाने वाली चीन की कौन सी प्रमुख जाति थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चीन की यूची जाति थी जिसने शकों को मध्य एशिया से भगा दिया या मध्य एशिया से खदेड़ दिया। अब ये शक, यही शक जाति जो है यूची जाति के खदेड़े जाने के बाद ये भारत की तरफ बढ़े और उन्होंने भारत की तरफ है वो रुख किया और इस प्रकार से ये भारत के गोलन दर्रे को पार करते हुए ये भारतीय इलाकों के अंदर है वो घुसे। अब शक, चूंकि शकों को सीथियन क्यों कहा जाता है, तो सीथियन क्यों कहा जाता है इसको हम समझते हैं क्योंकि ये सीथिया के मूल निवासी थे। मध्य एशिया का एक प्रदेश सीथिया, ठीक है, यहाँ के मूल निवासी होने के कारण इनको सीथियन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसी कारण इनको सीथियन कहा जाता है। शकों की 5 प्रमुख शाखाएं हैं वो हिंदुस्तान में मानी जाती हैं, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर भारत के अंदर है वो अपना साम्राज्य में स्थापित किया था। तो ये 5 शाखाएं कौन कौन सी थी इसको हम समझते। देखिए शकों की प्रथम जो शाखा मानी जाती है अफगानिस्तान, जो भारत के बाहर छोटा सा देश है अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी देश है। तो शकों की प्रथम शाखा अफगानिस्तान में मानी जाती है, जिन्होंने यहाँ पर अपना साम्राज्य या अपना जो है राज्य स्थापित किया था और इसकी जो राजधानी है वो कपिशा मानी जाती है। ठीक है, राजधानी कपिशा। फिर दूसरा आता है दूसरी शाखा, शकों ने जो है पश्चिमी पंजाब से दाखिल होकर पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में स्थापित की थी और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला मानी जाती थी। ठीक है, अब तीसरी जो शाखा थी शकों की, ये मथुरा थी, जो उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के प्रदेश माने जाते हैं। तो मथुरा में भी शकों ने राज किया कई शताब्दियों तक। तो ये तीसरी शाखा मानी जाती है, इसकी राजधानी का अभी उल्लेख नहीं मिलता है, तो इनका केंद्र है वो मथुरा और उसके आसपास का इलाका माना जाता है। फिर चौथी जो राजधानी आती है शकों की वो है उज्जैन। उज्जैन जो कि महाकालेश्वर का मंदिर है, जहाँ पर या फिर कह सकते हैं जहाँ शिप्रा नदी बहती है, जहाँ कुंभ का मेला है वो आयोजित होता है। तो यही उज्जैन जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और पवित्र स्थान माना जाता है भारतीयों के लिए। तो पश्चिमी भारत में कुछ प्रदेश थे जहाँ शकों ने अपनी चौथी शाखा स्थापित की थी और इसकी जो राजधानी है चौथी शाखा की, उसकी राजधानी उन्होंने उज्जैन को बनाया। ठीक है, फिर सबसे शक्तिशाली जो शाखा मानी जाती है शकों की वो है उत्तर दक्षिण की शाखा। उत्तरी दक्कन का प्रदेश है, यानी जो मुंबई, सूरत, गुजरात और नासिक इन सब प्रदेशों को जीता था जो है शकों ने और यहाँ पर उन्होंने एक शक्तिशाली जो है शाखा स्थापित की थी जिसे ऊपरी दक्कन शाखा का नाम दिया जाता है। और यहाँ का जो शासक माना जाता है, शक्तिशाली शासक को नहपान माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना कि नासिक
उज्जैन किया वहां पर, ठीक है। तो उन्होंने पराजित किया था 56 ईस्वी पूर्व में और उन्होंने शकों के ऊपर विजय है वो प्राप्त की थी। और इसी विजय की स्मृति में जो है 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत है वो हिंदुस्तान के अंदर हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, विक्रम संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 57 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। ये आपका सिंगल 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि या फिर विक्रम संवत की शुरुआत कब मानी जाती है? 57 ईस्वी पूर्व या 57 ईस्वी पूर्व में कौन से संवत की स्थापना हिंदुस्तान में मानी जाती है? तो विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो विक्रमादित्य ने। क्यों की थी? क्योंकि शकों को उन्होंने पराजित किया था इसके उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बनते हैं। शकों की प्रमुख कितनी शाखाएं थी? तो 5 शाखाएं। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। फिर है देखो, शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य एक नाम ही प्रतिष्ठा, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक बन गए। और उसके बाद यहाँ राजाओं में उनकी पसंदीदा उपाधि बन गई विक्रमादित्य, क्योंकि उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को यहाँ पर हराया था। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने ये जो विक्रमादित्य है इसकी उपाधि है लोग लगाने लगे, या अन्य शासक है वो अपने शौर्य, अपनी प्रतिष्ठा, अपने पराक्रम के आधार पे जो है विक्रमादित्य नाम की उपाधि है अपने नाम के आगे लगाने लगे। अब इसमें भी विक्रमादित्य की जो सबसे ज्यादा विक्रमादित्य नाम से जो ख्याति मिली है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, उसको ये विशेष उपाधि है, या इस नाम से विक्रमादित्य के नाम से इसको भी जाना जाता है। तो इस नाम से इसको विशेष ख्याति मिली है जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, या पुनरुद्धार कह सकते हैं, या कह सकते हैं सुदर्शन झील की मरम्मत है चंद्रगुप्त सेकंड ने करवाई थी। अब अगर हम शकों का शक्तिशाली शासक माने तो नहपान, ठीक है, नहपान था ये शकों का जो नासिक की जो शाखा थी ऊपरी दक्कन की, उसमें सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने सातवाहनों को पराजित किया था। सातवाहन शासक जो कि पश्चिम का इलाका है, वहां के शासक थे, हिंदुस्तानी शासक थे, यहीं के मूल स्थान इनका था। शकों की इसी शाखा ने, नासिक की शाखा जिसमें शक्तिशाली शासक नहपान था, उसने सातवाहनों को पराजित किया। लेकिन सातवाहनों के कुछ पीढ़ियों बाद जो गौतमीपुत्र शातकर्णी, जिनका नाम आता है गौतमीपुत्र शातकर्णी, प्रमुख शासक रहा है या शक्तिशाली या पराक्रमी शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी, जिसने नहपान का वध कर दिया, ठीक है, नहपान का वध कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे भारत में जो शकों की कह सकते हैं